कितना है 5 हो गए। हाँ जी
हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करते हैं अपना अमेज़न का लेसन। और हम लोग बेसिकली इस वीक में इंट्रोडक्शन पे बात करें। हम सारी चीज़ों के इंट्रोडक्शन को लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोगों को बेसिक्स पता चल जाए। तो आज जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी वो है प्रोडक्ट हंटिंग प्लस टूल्स। ठीक है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग का मीनिंग क्या है और हम प्रोडक्ट हंटिंग क्यों करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग जो है ये तकरीबन सारे ही बिजनेस मॉडल्स में यूज होती है। जितने बिजनेस मॉडल्स मैंने आप लोगों को बताए थे उन सब के लिए आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ती है। प्रोडक्ट हंटिंग का जो पर्पस होता है वही होता है कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स तलाश करें जिनके ऊपर जिनकी ज्यादा डिमांड है, जो ज्यादा बिकती हैं। ठीक है, और जो साइज में भी बड़ी कंपैटिबल है, छोटे साइज की हैं, प्लस उनके ऊपर आपको रेवेन्यू अच्छा मिल सकता है। दूसरा इसका पर्पज ये होता है कि उसके ऊपर आपको कम कंपटीशन मिले। ठीक है, कम कंपटीशन वाली, ज्यादा डिमांड वाली प्रोडक्ट्स ढूंढना ये हमारा गोल होता है। ठीक है, इस वजह से हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। अब इसका आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लें कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग। Amazon product hunting is all about knowing what is trending in the marketplace and which items will generate a maximum sales. ठीक है, अब ये मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस आपका वेरी करेगा। ठीक है, जैसे हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया Amazon के ऊपर अलग है। अजान सुन लें। आप लैपटॉप लेकर आए हैं दोनों।
चलिए जी शुरू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और हमें प्रोडक्ट हंटिंग क्यों करनी पड़ती है, ठीक है। और दूसरी चीज आप लोग माइंड में रखिए कि जिस तरह हम डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के लिए हम डिफरेंट वेज में प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, इसी तरह जो अमेजोन के ऊपर कल हमने बिजनेस मॉडल्स डिस्कस किए थे, उन सब के लिए प्रोडक्ट हंटिंग डिफरेंट वेज में होती है। उनके लिए टूल्स अलग यूज होते हैं, उनके एनालिसिस हम लोग डिफरेंट वे में करते हैं और डिफरेंट ही सबके क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। ओके जी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? Amazon प्रोडक्ट हंटिंग इज ऑल अबाउट नोइंग व्हाट इज ट्रेंडिंग इन द मार्केटप्लेस एंड विच आइटम्स कैन जनरेट अ गुड सेल। कि कौन सी चीज जो है वो ज्यादा बिक रही है, किसकी ज्यादा डिमांड है, हमने ऐसी चीजें ढूंढनी होती हैं, ठीक है। One thing that you should keep in mind is that look for those products that are cheap to buy and you can sell at a competitive price. उसके साथ साथ जो आपने इस तरह की प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, उसके साथ साथ आपने उसकी लो प्राइस सोर्सिंग भी ढूंढनी है, ठीक है। अगर प्राइवेट लेबल है तो उसके लिए तो आपको बहुत चीपर प्राइस में प्रोडक्ट्स चाहिए जहाँ से आप सोर्स कर सके, जहाँ से आप अपना स्टॉक अरेंज कर सकें। इसी तरह प्राइवेट होलसेल के लिए भी आपने कुछ ऐसे ब्रांड्स होलसेल सप्लायर्स ढूंढने होते हैं जहाँ से आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाए जो कि आपको एफबीए करने के बाद प्रॉफिट दे सके, ठीक है। तो आपके लिए सोर्सिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हंटिंग है। You not only have to look for the profit perspective but also keep the quality of the product high, ठीक है। जब आपने अपनी सोर्सिंग से बात करनी है या सोर्स पे देखना है जहां से आप अपना स्टॉक मंगवा रहे हैं, वहां पे आपने सिर्फ प्राइस को मद्देनजर नहीं रखना, आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी देखना है। फॉर दैट पर्पज यू कैन आस्क टू सेंड द सैंपल्स फ्रॉम योर सप्लायर, ओके। There is no point in business on Amazon without the selection of an appropriate product. अगर आपको सही से कोई प्रोडक्ट नहीं मिली तो आप Amazon के ऊपर सही से सेल भी नहीं कर सकते। People who have ideas about fulfillment will never start the business until unless they come up with the ideal product with less competition and high demand, ठीक है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट्स सर्च करनी है जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में हो और उनके ऊपर कंपटीशन कम। उसके बाद आ गया कि आपने अपने माइंड में क्या रखना है, फीचर्स ऑफ एन अमेजोन अमेजिंग प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? नंबर 1, उसके ऊपर लो कंपटीशन होना चाहिए, नो लीगल इश्यूज। लीगल इश्यूज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए थे कि हम लोग गेटेड और अनगेटेड का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, गेटेड कैटेगरीज होती हैं, उसमें ज्यादातर आते हैं सप्लीमेंट्स आते हैं या कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स आती हैं, बेबीज की आइटम्स आती हैं, पेट्स की आइटम्स आती हैं, टॉयज आते हैं, ये सारी गेटेड कैटेगरीज हैं। हाँ जी, वो दे देते हैं, गूगल के ऊपर आपको दे देते हैं। इसके अलावा जो अमेजोन का हेल्प सेंटर है वहां पे भी अगर आप देखें तो वहां से भी आपको सर्च आ जाती है, ठीक है। वैसे भी आपकी एक जनरल असेसमेंट होती है, ऐसी आइटम्स जिनको लगाने से आपको एलर्जी हो सकती है। कुछ ऐसी आइटम्स होती है जो आप अपने मतलब मुंह में लेके जाते हैं, जैसे बच्चे हैं या पेट्स हैं, वो टॉयज मुंह से पकड़ते हैं तो उससे उनका एलर्जी हो सकती है, बीमार हो सकते हैं। तो अमेजोन ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स लेता है जिसकी वजह से वो गेटेड होती हैं। और अनगेटेड कैटेगरीज में होते हैं होम एंड किचन, डाइनिंग, पेशो, गार्डन, स्पोर्ट्स, इस तरह की कैटेगरीज जो होती हैं वो अनगेटेड होती हैं। अनगेटेड मीन्स जिनके लिए आपको किसी स्पेशल अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, ठीक हो गया। और गेटेड वो होती हैं जिनके लिए आपको अप्रूवल्स की जरूरत होती है। हेलो।
अच्छा जी, जो हमारे ऑनलाइनर्स बैठे हुए हैं, दे आर आस्किंग के उनको जो प्रीवियसली पढ़ाया गया है वो दोबारा से उनको रिपीट कर दें। ठीक है, तो अब मैं आज का जो लेसन प्रिपेयर किया हुआ था वो मैं नहीं करवाऊंगी प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, और यहाँ पर भी कुछ न्यू कमर्स है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, तो मैं वो स्लाइड्स इनको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। एंड ऑनलाइनर्स प्लीज आप लोग फोकस करें। मैं बार बार आप लोगों की चैट नहीं पढ़ सकती और ना मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। ठीक है, आप लोगों को जो इशू होंगे आप लोग बाद में मैसेज पे बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बार बार चैट पर जा सकती और ना मैं इस तरह से रिस्पॉन्स करूंगी। ओके, फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स सिंपलेस्ट वर्ड्स में ये होता है कि जब आप ऑनलाइन कोई चीज बाय या सेल करते हैं उसको ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, और ई कॉमर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म से की जाती है, उसमें आपकी अपनी वेबसाइट भी हो सकती है। ठीक है, जो सोलली आपकी होती है, आप उसके ओनर होते हैं, उसमें कोई आपके ऊपर रूल्स वगैरह अप्लाई नहीं होते। नंबर टू, आप किसी थर्ड पार्टी का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन है, ईबे है, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो दराज है। ठीक है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो किसी और की वेबसाइट होती है एंड इट वर्क्स लाइक अ मार्केट प्लेस। जैसे वो एक बड़ा सा आप समझ लें मॉल है और उसके अंदर सेलर्स को छोटी छोटी शॉप्स दी हुई होती हैं जिसको वो रन करते हैं अपने स्टॉक के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ। ठीक है, अब जो सेलर्स अपने स्टोर्स में चीजें लगाकर सेल करते हैं उनको पर सेल उस मार्केट प्लेस को कुछ कमीशन देना पड़ता है, रेफरल फी देनी पड़ती है। अदर देन दैट फी जो उन्होंने अकाउंट क्रिएशन के लिए दी हुई होती है, जो वो पर मंथ देते हैं, उसको शॉप का रेंट भी आप कह सकते हैं, वो उन्होंने पर मंथ देना है। उसके अलावा उन्होंने पर प्रोडक्ट जो सेल होती है उसके पीछे उन्होंने पैसे देने होते हैं, उसको रेफरल फी बोलते हैं। तो मार्केट प्लेस आपसे ये चीजें क्यों चार्ज कर रही होती है, क्योंकि मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह होती है जो कि ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड होती है, लोगों के लिए वो फेमिलियर होती है, और लोग जो होते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करके वहां से चीजें बाय करते हैं। तो वो अपने नाम का, अपनी गुडविल का अपने सेलर से चार्ज करती है, प्लस उसने उनको एक स्पेस दी हुई होती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये इन चीजों का आपसे रेफरल चार्ज करती है। ठीक है, उसके बाद आ गया कि जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो ई कॉमर्स कर रही हैं, जो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर रही हैं, वो किस किस टाइप की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है बी टू बी। बी टू बी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि बिजनेस टू बिजनेस देती हैं, वो होल सेलर वेबसाइट्स भी कहलाती हैं। ठीक है, वो अब खुद भी एक बिजनेस होती हैं और ऐसी कंपनीज को अपनी प्रोडक्ट्स रीसेलिंग के लिए देती हैं या सेलिंग के लिए, जिनकी रजिस्टर्ड कंपनी होती है। ठीक है, और उनका एक एमओक्यू होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है उनकी, और वो सिंगल प्रोडक्ट आपको नहीं देते। डीएच गेट है, यूएसए में चले जाएं तो यूएनएफआई है, बहुत सारे हैं होलसेलर्स, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ कंपनीज होती हैं जिनको हम बी टू सी कहते हैं, और इनका जो दूसरा नेम होता है वो है रिटेलर वेबसाइट्स। ठीक है, जहाँ पर आप सिंगल प्रोडक्ट का ले सकते हैं ऑर्डर करके, और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे है पाकिस्तान में, दराज है। ठीक है, दराज के अलावा और कौन सी वेबसाइट है बताएं, एनीवन, वो पार्क व्हील, वो नहीं, मुझे नहीं लगता कि पार्क व्हील है, वो तो एडवर्टाइजमेंट की नहीं है, वो बी टू सी नहीं है, वो सी टू सी है, मैं भी यही कह रही हूँ, वो OLX की तरह है ना, जिसके ऊपर लोग अपनी वो लगाते हैं, एडवर्टीजमेंट लगाते हैं, जिसने भी कार सेल करनी होती कस्टमर ने तो दूसरा उसको परचेज कर लेते हैं।
B2, अच्छा पार्क व्हील वाले से, अच्छा रीसेलर्स ही होते हैं ज्यादा ना, ठीक हो क्या। तो B2C जो है वो रिटेलर वेबसाइट होती है जहाँ से आप सिंगल प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गई C2C होती है जहाँ पर कस्टमर आके अपनी एडवर्टीजमेंट लगाते हैं, दूसरा कस्टमर वहां से बाय कर लेता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल OLX है, ठीक है। फिर है C2B, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर कस्टमर्स अपनी सर्विसेज कंपनीज को देते हैं, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप समझ लें, जैसे होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, अमेजोन के इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, फिर ब्लॉगर्स हैं, तो वो अपनी प्रमोशनल सर्विसेज कंपनीज को सेल कर रहे होते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो डिफरेंट टाइप्स की ई कॉमर्स कंपनीज थी। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स है, उसमें ये कि जिस तरह ऑनलाइन सेल करने के बहुत सारे फायदे हैं, इस साथ बहुत सारे नुकसान भी हैं। फायदे क्या हैं कि आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है, नंबर 1। जैसे अगर आप एक शॉप रेंट पे लेते हैं या आप खरीदते हैं तो आपको एक बड़ी अमाउंट चाहिए, लेकिन जब आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप बहुत छोटी अमाउंट से उससे कंपैरिजन में बहुत छोटी अमाउंट से काम शुरू कर देते हैं। आपको रेंट्स नहीं पे करने पड़ते, आपको सैलरीज नहीं पे करनी पड़ती, आपको बिल्स नहीं पे करने पड़ते। फिर एक्सटेंडेड ओपनिंग आवर्स है, आपकी शॉप जो होती है वो 24/7 ओपन होती है, ठीक है। लार्ज इंटरनेशनल ऑडियंस होती है उसमें, सारी दुनिया में या जिस जगह पे आपने अलाउ किया होता है वहां पर आपकी लिस्टिंग देखी जाती है, वहां से लोग बाय करते हैं। अगर आपकी लिस्टिंग या आपकी शॉप जो एक्चुअल शॉप होती है वो किसी एक लोकेलिटी में हो तो सिर्फ वहां के लोग उसको बाय करेंगे ना, बट यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इंक्रीज्ड सेल्स कन्वर्जन है, जितनी बड़ी ऑडियंस होगी उतनी ज्यादा सेल्स होगी। और डिसएडवांटेजेस में है कि राइजिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है इसकी। आपको अपनी, सपोज आपकी अपनी वेबसाइट है, ठीक है, अगर आपने उसको एडवर्टाइज करना है तो उसके लिए आपको एक अच्छा खासा बजट चाहिए होता है, ठीक है। जैसे आपने उसके ऊपर गूगल एड्स चलानी है या फेसबुक एड्स चलानी है, आपने इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने हैं, आपने उसकी पोस्टें बनानी है, बड़ा काम करना पड़ता है, एसईओ करवानी है, उसके लिए भी ये रखना होगा आपको। तो ये आपको एडवर्टाइजिंग के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है। फिर ये कि ऑनलाइन सेलिंग में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप मार्केट प्लेस अमेजोन की एग्जांपल ले लें तो वहाँ पर अगर आप कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक कीवर्ड के ऊपर आपको 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं सेम कीवर्ड के साथ, जो कई दफ़ा सेम ही होती हैं। तो वहाँ पर आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसमें आपने अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना होता है और सेल भी लानी होती है। कस्टमर्स कैंट फिजिकली टच द प्रोडक्ट, ठीक है, कस्टमर्स की रेंज में नहीं होती और उसको टच नहीं कर सकते। फिर है कि पोटेंशियल साइट क्रैशेस, समटाइम्स साइट डाउन होती है, किसी वजह से ओपन नहीं हो पाती जिसकी वजह से आपको सेल नहीं आएगी। इसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, किधर है वो, ये नहीं, मेरा तो म्यूट नहीं, किसी का मैसेज भी नहीं आया म्यूट का। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू अमेजोन। अमेजोन कंपनी जो थी वो इनिशियली एक बुक सेलिंग कंपनी थी, बट ग्रेजुअली इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया और अपना बिजनेस बढ़ाया और ये ऑनलाइन सेलिंग में आ गई। अब अमेजोन इतनी बड़ी वेबसाइट है कि इसके ऊपर दुनिया जहान की तकरीबन सब प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी दूसरी सर्विसेज भी हैं, जैसे डिजिटल स्ट्रीमिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, ये सारी सर्विसेज अमेजोन आपको दे रहा है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट ई कॉमर्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। प्रोडक्ट की वो रेंज में मिल जाती है जो यहाँ पर नहीं मिलती, तो हम भी इसको किस तरीके से जो है ना वो होलसेलर है, वहाँ पे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं, वो रिटेलर शॉप है, वो रिटेलर शॉप है, वो भी अली बाबा वालों की है। अली बाबा होलसेल है, वो रिटेलर है।
उसके अंदर भी जो है ना हर चीज में मिल जाती है, लेकिन वो अमेज़न की भी उसके मुकाबले में ज्यादा क्यों प्रेफरेंस देती है या उसको मतलब कि वो बड़े इंसानों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जो अमेज़न है वही एक्सप्रेस की कंपैरेटिवली अपने आप को जो अलग क्यों होकर के वो इतनी नॉमिनेट होती है, उसमें क्या चीज है जिसकी वजह से लोग उसको प्रेफर करते हैं ज्यादा? अगर आप अलीबाबा और अली एक्सप्रेस को क्लोजली डील किया हो ना आपने, ठीक है, अगर आपने वहां से सोर्सिंग की हुई हो तो आपको पता होगा कि वहां पर कितनी ज्यादा स्कैमिंग है। प्लस वहां पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांड सेलर्स नहीं बैठे हैं, वहां पर एजेंट्स बैठे हुए हैं ज्यादा अली एक्सप्रेस पे, अलीबाबा पे ज्यादा। अली एक्सप्रेस और अलीबाबा को आप सेम ही समझें, ठीक है, उधर भी वही एजेंट्स हैं, उन्होंने उधर भी बनाई हुई है, ठीक है। तो एजेंट्स बेसिकली खराब करते हैं, बट Amazon ने अपना एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन रखा हुआ है अपने स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से, ठीक है। Amazon का के ऊपर लोगों का एक ट्रस्ट है, उसके बायर्स का, ठीक है। मेरे तो ख्याल में ये रीजन है। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट था वो ये था कि अकाउंट टाइप्स एंड अकाउंट क्रिएशन ऑन सेलर सेंट्रल है। अकाउंट किस तरह के होते हैं अमेजोन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स के अलावा सबसे पहले जो चीज हमने देखनी है अमेजोन पे वो होती है इसके प्लान्स, ठीक है। मैं टाइप की बात नहीं कर रही, मैं प्लान्स की बात कर रही हूँ। दो फ्री प्लान, एक फ्री प्लान है और एक पेड प्लान है। जो फ्री प्लान है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सेलर अकाउंट, और ये फ्री प्लान है, ठीक है। जिन सेलर्स की सेल्स 40 यूनिट से कम होती है पर मंथ, वो लोग ये अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा प्लान होता है वो पेड वाला होता है, और उसके जो मंथली चार्जेस हैं वो $39.99 है, ठीक हो गया। और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, नहीं, वो करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अगर Amazon जो है वो अपनी प्रोपोर्शनल ईमेल्स आपको भेजता रहता है, हो सकता है वो भेजे, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है ना कि आप किस प्लान पर जाते हैं। अब इसमें देखें, अगर आपकी ज्यादा सेल्स हो जाती है, अगर 100 सेल्स होगी पर मंथ, ठीक है, जो फ्री वाला प्लान है ना उसमें जब भी आपकी सेल होनी है, हर सेल के पीछे Amazon ने आपसे $0.99 चार्ज करना है, मतलब $1 चार्ज करना है उसने, ठीक है। तो अगर तो आपकी 40 से नीचे है तो आपको फायदा देगी, अगर आपकी 100 हो गई या ज्यादा हो गई तो आपको उतने ही डॉलर पे करने हैं, तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, फिर आपको ऑटोमेटिकली अपने प्लान को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर ये जो येलो बटन आपको नजर आ रहे हैं, इनके थ्रू हम लोग पेड वाले प्लान पर जाते हैं, ठीक है। और जो अगर आपने फ्री वाला इंडिविजुअल प्लान लेना हो तो उसमें आप यहाँ पर जाते हैं लर्न मोड पे, ठीक है। और जो आगे वेबसाइट ओपन होती है उसका आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो वहां पर नीचे एक लिंक आता है, उसके थ्रू आप इस पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई प्लान की? ये अकाउंट टाइप्स नहीं मैंने बताई हैं, एक पैसों वाला प्लान बताया है और एक पैसों के बगैर वाला, ठीक है। अब ये जो पैसों वाला प्लान है प्रोफेशनल सेलर अकाउंट, इसके अंदर भी आगे दो टाइप्स हैं। अब अकाउंट की टाइप्स आ गई हैं। नंबर 1 है कि इंडिविजुअल सेलर अकाउंट, ठीक है। इसके भी अगर इसमें आप जाके बनाते हैं अपने नेम पर, किसी कंपनी नेम पर नहीं बना रहे, अपने नेम पर बना रहे हैं, तो उसमें भी आपको $39.99 पे करने पड़ते हैं पर मंथ। और अगर आप ये वाला बनाते हैं नीचे वाला अकाउंट, ये है कंपनी नेम पर बनता है, बिजनेस नेम पर, तो इसमें भी आपको 39.99। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? ये ऑनलाइनर्स क्या करते हैं? हम पाकिस्तानी डिटेल्स पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, आप पाकिस्तानी डिटेल्स पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, पाकिस्तानी कंपनी के पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको हर स्टेप पर जाकर मुश्किल होगी, हर स्टेप पर आपके लिए हर्डल होगी। इसलिए मेरी सजेशन आप लोगों को ये है, और जो लोग एक्सपीरियंस है वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट मत बनाएं। इन एवरी केस आप LLC बनवाएं, USA की, UK की, और वहां पर आप अपना बिजनेस करें, उसके थ्रू बिजनेस करें।
ये मैंने आपको अकाउंट की टाइप्स बता दी हैं। नेक्स्ट आ जाए आप इस स्लाइड पर, इंडिविजुअल सेलर अकाउंट। अब जो फ्री प्लान था वो आपको क्या क्या सर्विसेज देता है और उसमें आप क्या क्या प्रिविलेजेस यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हर सेल के पीछे आपको 0.99 रेफरल फी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये अकाउंट की फी नहीं है, ये हर सेल के पीछे है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एडसे के ऊपर आप लोग पे करते हैं। एडसे पे भी हर सेल के पीछे आपको पैसे पे करने होते हैं। उसके बाद है जिन लोगों की 40 यूनिट से कम सेल होती है उनके लिए सुटेबल है। अगर आपकी ज्यादा है तो आप इस प्लान पर ना जाएं। प्लस ये कि अगर आपने इन फ्यूचर FBA बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो आप ये प्लान बिल्कुल ना लें, आप ये वाला प्लान लें। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपके जो सेलर प्रिविलेजेस हैं वो ज्यादा हैं। आपका सेलर सेंटर भी इसमें मुख्तलिफ होता है, उसमें आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलती हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी सेल्स की एनालिसिस कर सकते हैं, लिस्टिंग्स की एनालिसिस कर सकते हैं। आइडियल फॉर दोज हु वांट टू यूज, ये वही वाली बात दोबारा रिपीट हो रही है। देन डॉक्यूमेंट्स पे मैं आके आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अभी मैं उधर ही आई हूँ, अभी मैंने जस्ट आपको अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन दिया है। ओके, अच्छा जी, स्लाइड ही घूम गई मेरी, ये वाली, ये वाली, नीचे ये वाली, हाँ जी ये। अच्छा, मैंने इन लोगों को बताया था कि अमेजोन के दो वेबसाइट्स होती हैं, एक बाइंग के लिए यूज होती है और एक सेलिंग के लिए यूज होती है। दोनों के बात अलग है। जो अमेजोन के लिए बाइंग के लिए यूज होती है उसको हम सिंपली लिखते हैं amazon.com, और यूके के लिए amazon.co.uk, और ये एक्सटेंशन आगे चेंज होती जाती है। बट जब हमने सेलिंग करनी होती है तो हम सेलिंग सेलर सेंट्रल के थ्रू करते हैं। ठीक है, उसका ये पाथ मैंने दिया हुआ है। अगर आप यूके में है तो आप इस कॉम की एक्सटेंशन को आगे कंट्री के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप गूगल के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। तो जब आप इसको क्लिक कर वेबसाइट, ये लिंक आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। और जब आपने प्रोफेशनल प्लान लेना है, मतलब पेड वाला प्लान लेना है, तो आप इन येलो बटन्स के थ्रू साइन अप करेंगे। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शुरू होगा। ये इंटरफेस जो है ये जस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए होगा वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं, अगर कंपनी नेम पर है तो दोनों सूरतों में आप इंडिविजुअल नेम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, और जब आप यहाँ से क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपको एक आपकी ईमेल के ऊपर एक पिन भेज दिया जाएगा जिसको आप वेरीफाई करेंगे। तो उसके बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अमेजोन आपसे पूछेगा कि आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है या बिजनेस अकाउंट बनाना है, या दोनों ऑप्शंस आ रही हैं। आप जिसमें जाना चाहते हैं उसको क्लिक कर दें। नेक्स्ट स्लाइड आ गई आपकी। यहाँ पर उसके बाद जो स्लाइड आ रही है, तो आपने अगर तो सेलेक्ट किया है बिजनेस, तो फिर आपने यहाँ पर अपनी जो बिजनेस की डिटेल्स हैं वो आपने सारी देनी है। रिक्वायर्ड बिजनेस एड्रेस, जो भी आपका बिजनेस एड्रेस है वो यहाँ पर आपने देना है। चूज योर यूनिक बिजनेस डिस्प्ले नेम, यहाँ पर आपने अपने स्टोर का नेम लिखना है। ये स्टोर नेम आप लेटर ऑन चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना नंबर देना है और चूज करना है कि आपने वेरिफिकेशन कॉल के थ्रू करनी है या SMS के थ्रू, और यहाँ पर आप SMS की ऑप्शन को लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। बिजनेस नेम मतलब जो अमेजोन स्टोर नेम है, अपने बिजनेस का नाम जो आपकी LLC है उसका। देखिए बिजनेस नेम होता है एक तो अमेजोन का स्टोर नेम होता है। ठीक है, अगर किसी से मैचिंग भी हो जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है, कर देता है, क्योंकि वहां पर एडिट की ऑप्शन भी आ रही है, बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता इसमें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पेमेंट इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं।
यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि पेमेंट ऑप्शन इंफॉर्मेशन में और डिपॉजिट इंफॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। अकाउंट क्रिएशन के वक्त आप सिर्फ अपनी पेमेंट इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, डिपॉजिट इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते। पेमेंट इंफॉर्मेशन में आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ज्यादातर प्रेफरेबली क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जहां से अमेजोन ने अपनी मंथली फी डिडक्ट करनी होती है। ठीक है। डिपॉजिट मेथड वो होता है जिसमें अमेजोन आपको पैसे भेजता है जो आपकी सेल से जनरेट हुए होते हैं। वो आप अपनी सेटिंग्स में जाके बाद में करते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपसे पेमेंट इंफॉर्मेशन लेता है और आपके कार्ड को वेरीफाई करता है बाय डिडक्टिंग $1 एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ योर अकाउंट। ठीक है, ये थी पेमेंट इंफॉर्मेशन। इसके बाद ये वाला आपके पास आएगा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। इस ये वाला जो पेज है ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर आप कोई इन्फॉर्मेशन दें तो उसकी वजह से आपकी अकाउंट क्रिएशन में कोई मसला नहीं होगा। आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट आपसे पूछ रहा है कि आपने अमेजोन पे क्या सेल करना है, किस नीश में जाना है, वो सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछता है। टेल अस अबाउट योर प्रोडक्ट्स, आप यहाँ पर बताते हैं। डू यू हैव इंफॉर्मेशन उसके जो यूपीसी और ईएन नंबर्स हैं, अगर आपके पास हैं तो वो आप यहाँ उसको बताएं यस आई हैव, नो, जो भी आपने सेलेक्ट करना है। तो ये इन चीज़ों से आपको फर्क नहीं पड़ता, ना उसने आपसे डिटेल मांगनी है जहाँ पर। नेक्स्ट आ गया, यहाँ से वो कहता है कि आप अपने स्टोर की सेटअप योर स्टोर। ठीक है, इनमें से आप कोई सी भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है, उसके बाद ये वाली टैब आती है। यहाँ पर आता है ये वाला इम्पोर्टेंट पार्ट है, और यहाँ पर आपको बहुत कॉन्शियसली एक्ट करना है। ठीक है, वो कहता है कि अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाएं। सही है, इसी की बेस पर आपका अकाउंट एक्टिव होगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा, या वो क्रिएट ही नहीं होगा, रिफ्यूज कर देगा, डिनाई कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास दो सिनेरियोज आएंगे, या अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट मांगेगा। अगर आपने सेलेक्ट किया कि बिजनेस अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपसे अलग डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, उसकी डिटेल आगे आ रही है। यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के वक्त अमेजोन आपसे दोबारा फिर पूछेगा कि आप इंडिविजुअल सेलर हैं या आप बिजनेस सेलर हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं एक स्टेप पर, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल सेलर्स। जो इंडिविजुअल सेलर्स हैं, सबसे पहले उनकी टैब हम डिस्कस कर लेते हैं। उनसे किस तरह की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, नेशनल रेजिडेंस। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इनको मैं देख लूं। एलएलसी के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ, इनका क्या लिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बता रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैं बार बार चैट नहीं पढ़ सकती, प्लीज आप लोग सुन लें और उसके बाद क्वेश्चंस करें। अच्छा जी जो इंडिविजुअल सेलर्स हैं उनसे वो पूछता है अपनी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन दें। यहाँ पर आपने एनआईसी नंबर या पासपोर्ट नंबर लिखना है और उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। एनआईसी है तो एनआईसी कर देंगे, कार्ड उसको यहाँ पर लिखा होगा, या अगर पासपोर्ट है तो आपने उसको सिलेक्ट करके आगे उसका नंबर लिखना है। यहाँ पर उसकी एक्सपायरेशन डेट मांगेगा, कंट्री, जिस कंट्री ने वो इशू किया, यहाँ पर आपने पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने ये नहीं देखना कि मेरी एलएलसी तो यूएसए में है तो मैं यहाँ पर यूएसए डालूं, वो सब गलत हो जाएगा। जहां से आपकी आईडी कार्ड या पासपोर्ट इशूड है आपने यहाँ पर वही ऐड करना है। फिर अपना नेम, पूरा नेम लिखना है, एज इट इज लिखना है, जैसे आपके कार्ड या पासपोर्ट पर है, सेम वही स्पेलिंग यूज करें, सेम वही डॉट्स यूज करें। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करें। ठीक है, और सबमिट कर दें। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब आप जाएंगे सबमिट के बाद, तो वो आपसे जो डॉक्यूमेंट्स आपने पीछे मेंशन किए हुए हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, इस जगह पर ये इंफॉर्मेशन ऑटो फिल आएगी और यहाँ पर वो आपसे उन डॉक्यूमेंट को अटैच करने का बोलेगा। यहाँ पर वो अटैच करने का बोलेगा, और इस जगह पर बैंक स्टेटमेंट में मैं यहाँ पर कुछ मिस कर गई हूँ, मुझे देख लेने दें, इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक करूँ।
ये देखें, इंडिविजुअल सेलर से वो ये चीजें मांगेगा, नेशनल और रेजिडेंस आईडी है, एक्सपायरेशन डेट है, कंट्री ऑफ इशू है, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म योर रेजिडेंशियल एड्रेस, आफ्टर कंफर्मेशन ये करेगा। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें उसने आपसे बैंक स्टेटमेंट भी मांगनी है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेसन में डिटेल में पढ़ाया हुआ और जल्दी जल्दी में मेरे से पॉइंट्स मिस हो रहे हैं। उसमें ये है कि जब आप लोगों ने जो फर्स्ट स्टेप किया था ना, जहाँ पर आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करवा लेते हैं, उसके बाद जो टैब ओपन होती है उसमें अमेज़न आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने का कहता है और बताता है कि बिफोर यू बिगिन यू मस्ट हैव दीज डॉक्यूमेंट्स। नंबर 1 बैंक स्टेटमेंट, नंबर 2 आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट, नंबर 3 आपका एड्रेस, फिजिकल एड्रेस और फोन नंबर, और आपका क्रेडिट कार्ड। ये चीजें आपके पास हर 2 सूरत में मौजूद होनी चाहिए, चाहे आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं चाहे आप बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट में अब बार बार पूछा जाता है कि कितनी पुरानी चाहिए, और मतलब शायद वो वैल्यूएशन के लिए यूज होती है, कितनी अमाउंट की चाहिए ये नहीं इसमें मैटर करता। 180 डेज से वो ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और अमाउंट का बिल्कुल इसमें कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि अमेज़न आपसे बैंक स्टेटमेंट सिर्फ आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए मांगता है, अदरवाइज उसका कोई पर्पज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये इंडिविजुअल के लिए मैंने बताए हैं, कंपनी के लिए अलग होते हैं, उसमें सिर्फ जो आपका है कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वो अटैच होता है। ऑब्वियसली सेम होना चाहिए जो आप अमेज़न को शो करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं। अब वो मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा है कंपनी के लिए, ठीक है। कंपनी का अकाउंट जब हम क्रिएट करेंगे तो आपसे क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगेगा, नेशनल और रेजिडेंशियल नंबर, जो आपका आईडी कार्ड है। अब यहाँ पर आईडी कार्ड ऑब्वियसली कंपनी का नहीं होता, तो आईडी कार्ड वगैरह या पासपोर्ट किसका जाएगा, जो कंपनी का सीईओ या ऑनर होगा, ठीक है। उसके बाद है एक्सपायरेशन डेट भी उसी की जाएगी, कंट्री ऑफ इशू भी उसी का जाएगा, फर्स्ट नेम भी उसी का जाएगा जो कि कंपनी का डायरेक्टर या सीईओ होगा, बिजनेस नेम एज रिटन ऑन द बिजनेस ट्रेड लाइसेंस, ठीक है। जो आपका रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपने देना है, कंफर्म योर बिजनेस एड्रेस, जो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन के वक्त एड्रेस लिखवाया हुआ है आपने वही एड्रेस देना है, सेम होना चाहिए अमेज़न के ऊपर भी और उधर भी। आफ्टर कंफर्मिंग, ठीक है, उसके बाद आप सबमिट कर दें, ये वाली टैब आपको वहां पर नजर आएगी अमेज़न के ऊपर, ठीक है। जब आप इस पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की टैब पर जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको ये वाला नजर आएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप हैं या आप डायरेक्टर और रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमने इसको करना है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लॉयर वगैरह होते हैं या अकाउंटेंट्स होते हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद हमने ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है और इस जगह पर हमने अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी है, लाइसेंस का नंबर देना है और बिजनेस नेम यहाँ पर ऊपर लिखना है और उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, जैसे इंडिविजुअल वेरिफिकेशन के वक्त आया था इसी तरह बिजनेस में भी आएगा, और इस टैब पर जाकर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स आपने किस तरह से अपलोड करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली स्कैन करना है, स्कैन करके उसको पीडीएफ में सेव करना है और वो पीडीएफ कॉपीज आपने यहाँ पर अटैच करनी है। पीडीएफ के ऊपर कोई भी आप पासवर्ड वगैरह ना लगाएं, ठीक है। ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं कि अकाउंट क्रिएट करते वक्त आप ये करें। आईडी एंड इधर बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स का भी लिखा हुआ है लेकिन अब अमेज़न यूटिलिटी बिल्स नहीं मांगता, वो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट मांगता है, ठीक है। यूटिलिटी बिल्स की सूरत में आपको मसले होते हैं, कई दफ़ा एड्रेस वगैरह चेंज हो जाता है तो वो फिर आपके लिए फिजिबल नहीं होता प्रोवाइड करना। डॉक्यूमेंट सबमिटेड शुड बी इशूड बाय कंट्री और बिजनेस इज लोकेटेड इन मेंशन्ड हियर। आईडी शुड हैव बोथ साइड्स, जो आपने आईडी लगानी है उसकी दोनों साइडें लगानी है।
हाँ टेम्पर्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या, यानी टेम्पर्ड वो आपका तुक्का लग गया होगा, लेकिन मना किया जाता है इन चीजों से। देखिए मेरा तो ख्याल है कि जब आपने अमेज़न पे बिजनेस करना है, आप पैसा लगा रहे हैं, आप थ्रू प्रॉपर चैनल चलें और जितना लीगल वे में कर सकते हैं आप करें। फिर आप फंसते हैं हर जगह पे जाके। एक्चुअली वो उन्होंने मेरे से अकाउंट कौन सा डॉक्यूमेंट टेम्पर किया था आपने? मैंने अच्छा, वो मेरा लोकल क्लाइंट इस वजह से नहीं किया होगा। लोग तो इतनी इनवाइसेस भी टेम्पर करके लगा देते हैं। ड्रॉप शिपर्स तो खास तौर पे ये काम करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को टेम्परिंग तो नहीं ना पढ़ानी, मैंने तो सारे वो लीगल वेज बताने हैं जो आप लोगों ने करने हैं। बाकी जुगाड़े आप लोग सीखते रहे जहाँ से मर्जी। बिल तो अब नहीं मांगता है। जब आप अकाउंट क्रिएट करना शुरू करते हैं ना, तो वहां पर टैब आती है बिफोर यू बिगिन, तो आपको वो 5 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हुए थे, जिसमें से डॉक्यूमेंट होता है बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड होता है, और अगर कंपनी है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज आपका नेम होता है, नेशनल आईडी कार्ड होता है, एड्रेस, फोन नंबर, और ये चीजें होती हैं बस। और ज्यादा कोई फिटिंग नहीं है इसमें। अच्छा, ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आईडी एंड बैंक कार्ड या पासपोर्ट जो भी है वो आप वैलिड लगाएं, इनवैलिड और एक्सपायर्ड ना लगाएं। ठीक है, वो आपका अकाउंट बनने से पहले डिनाई हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट शुड बी क्लियर है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर लोगो होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, और कलर्ड कॉपी हो तो ज्यादा बेहतर, उसको स्कैन करवा लें आप। और पीडीएफ फॉर्मेट का मैंने आपको पहले बता दिया। डोंट्स में ये है कि टेम्पर्ड यूज ना करें और एलिजिबल जो डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट वगैरह वही लगाएं। बैंक स्टेटमेंट शुड नॉट बी स्क्रीनशॉट, ठीक है, तस्वीर खींच के कंप्यूटर में डाल के उसका स्क्रीनशॉट ना लें, या मोबाइल से भी ना लें, प्रॉपर स्कैन करें। ठीक है, हाँ जी हो जाएगी एक्सेप्ट। उन्होंने आपका बैलेंस बिल्कुल चेक नहीं करना, उन्होंने आपका एड्रेस वेरीफाई करना है थ्रू बैंक स्टेटमेंट। अच्छा जी, डोंट्स, बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट शुड नॉट बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, डू नॉट सेंड फोटो ऑफ क्रेडिट, ठीक है, उसकी फोटो नहीं लेनी, स्कैन ही करना है। डू नॉट अपलोड अ फोटो ऑफ क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन, इंटरनेट बिल्स, ये बिल्स तो अब होते ही नहीं है। डेट ऑफ बर्थ एक्सपायरी, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ऑनलाइनर्स प्लीज आस्क अ क्वेश्चन, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो फटाफट पूछें, फिर मैं अगली स्लाइड पर जाऊँ। हाँ जी, आपने पूछा था कि एलएलसी क्या होती है। एलएलसी कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को। जब आपने पाकिस्तान में बैठ के अमेजोन पे काम करना हो तो आपको एक रजिस्टर्ड कंपनी चाहिए होती है, अमेरिका में, यूएसए में, या जिस भी फॉरेन कंट्री में आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, एलएलसी के बगैर आप काम ना करें, पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर तो बिल्कुल काम ना करें। आपका अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है, प्लस आपको हर स्टेप के ऊपर जाके प्रॉब्लम्स आएंगी। प्राइवेट लेवल में किसी हद तक प्रोटेक्शन होती है, बट अगर आपने एफबीए होलसेल करना है या आर्बिट्राज करना है तो उसमें आपको बहुत मसले आएंगे। एलएलसी कैसे बनेगी? एलएलसी जो है वो अच्छा, एलएलसी कैसे बनेगी? एलएलसी जो है वो आप लॉयर के थ्रू बनवाते हैं, और लॉयर्स या जो एजेंट्स हैं जो आपको एलएलसी क्रिएशन रजिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, वो आप फाइवर से, फेसबुक वगैरह से आप सर्च कर सकते हैं, और वो 800 से $1500 तक आपसे चार्ज करते हैं। पाकिस्तानी इंडिविजुअल अकाउंट यूएस पर एलएलसी अपग्रेड कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे पहले आपका इंडिविजुअल अकाउंट था, अब आपने उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। अकाउंट की इंफॉर्मेशन सारी चेंज हो जाएगी, यही होगा ना। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है फॉर एलएलसी क्रिएशन? वो आपको लॉयर बताएगा, जिस भी लॉयर के थ्रू आप बनाएंगे वो आपको लॉयर गाइड करेगा। जी
बिल्कुल कर सकते हैं, ईबे पे कर सकते हैं, वॉलमार्ट पे कर सकते हैं। अगर आपने एक रजिस्टर्ड कंपनी बना ली है तो उसे जितने मर्जी बिजनेस करें ऑनलाइन। जी ऑनलाइन के लिए वो पूछते हैं ना कि आपने जो एलएलसी बनानी है, कंपनी बनानी है, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, तो आपने सर्विसेज तो बतानी है ना ऑनलाइन। इंडिविजुअल में लिए जरूरत पड़ती है एलएलसी की। देखें, जब आप पाकिस्तान से बैठ के यूएसए में काम कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, समझाएं। नहीं, उसके बगैर, एलएलसी के बगैर आप नहीं कर सकते काम। प्राइवेट लेबल में जब आपने अपनी ब्रांड रजिस्टर करवानी है, आपकी ब्रांड अच्छी ब्रांड वही होगी जो लोकल होगी, पाकिस्तानी ब्रांड को कौन पूछेगा। ठीक है, फिर इसी तरह अगर आपने एफबीए होलसेल करना है तो आपने जब ब्रांड्स और होलसेलर्स के पास स्टॉक के लिए जाना है, उन्होंने आपका अकाउंट ही अप्रूव नहीं करना, वो उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, इसी तरह आर्बिट्राज के लिए आपका अकाउंट क्रिएट करना मुश्किल है, आपका वहां पर फिजिकल एड्रेस नहीं है, आपके पास फोन नंबर नहीं है, देन हाउ कैन यू अप्रूव योर अकाउंट। इन दोनों चीजों के लिए आपको एलएलसी की जरूरत है। ठीक है, और आप ये चीजें बाय करते हैं। विदाउट वीडियो कॉल अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाता है अगर अमेजोन ने आपका इंटरव्यू नहीं लिया तो। ठीक है, अब देखें, मैं यहाँ पर ये स्टेप भूल गई हूँ अकाउंट क्रिएशन में, इधर जल्दी जल्दी में, इधर इधर इधर। हाँ, अमेजोन अकाउंट का इंटरव्यू होता है। ये जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं ना, तो उसके बाद 2-3 दिन तक आपकी वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, 2-3 दिन के बाद आपको एक लिंक आता है, उस लिंक में लिखा होता है कि अमेजोन के साथ आपका इंटरव्यू। आप उस लिंक को क्लिक करते हैं और वहां पर आपको एक टेंटेटिव डेट दी जाती है। ठीक है, जो अवेलेबल होती है, डेट एंड टाइम। कई दफा आपको वो डेट एंड टाइम बड़ी मुश्किल से मिलती है, आपको बार बार उस लिंक को रिफ्रेश करना पड़ता है, फिर आपको मिलती है। कई दफा आसानी से मिल जाती है, और आप उस दिन आते हैं, अकाउंट पे बैठते हैं तो अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ होता है। और अगर ना हो तो फिर आपका इंटरव्यू होता है, वो उसमें सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, प्लस उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं जो आपने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू, आप लोग ऑनलाइनर से मुझे ये इम्पोर्टेंट बात याद करा दी। थैंक बोल दो, थैंक्स। ठीक है जी, अकाउंट क्रिएशन तक हमने यहाँ तक कर लिया है, और अब उसके बाद और मैंने इन लोगों को इम्पोर्टेंट बात, कल वाली क्लास तो आप लोगों ने ली है। ठीक है, बिजनेस मॉडल्स को हमने कल एक सिर्फ एक ओवरव्यू के साथ डिस्कस किया था, और तो कोई बात मैंने अब नहीं बताई। और अब ये पूरा वीक जो है कल कल की क्लास रहेगी है ना। हाँ, तो ये भी सारा मतलब फर्स्ट वीक इंट्रोडक्शन का था, उसमें बेसिक बेसिक चीज़ों का इंट्रोडक्शन दिया है। और मंडे से ऑनवर्ड मैंने एवरी वीक एक एक बिजनेस मॉडल को हमने डिस्कस करना है। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, लिस्टिंग कैसे करनी है, उसको रैंकिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच। ऑनलाइनर्स का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं क्लास लीव कर दूँ। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, हमने तो रिवाइज ही किया है सारा। हाँ, समझ आ गई, आई होप सो, क्लियर हो गया। और आप लोग ना, ऑनलाइनर्स को भी मैं कह रही हूँ कि आप लोग अपने लैपटॉप्स लेकर बैठा करें, ताकि आप लोगों को आगे मैंने एक्सटेंशन वगैरह बतानी है तो वो फिर हम कर लेंगे। आप आए थे मॉर्निंग में? मैं भी आज लेट हो गई। अच्छा अच्छा, मैं भी बस घर में थोड़ा सा इशू था तो लेट आई थी आज, तो मैं, मेरे माइंड में ये था कि मैंने आपको टाइम दिया हुआ है तो मैं जा नहीं रही, इस वजह से हाँ, फ्राइडे को मैं आती लेट हूँ, वो जुमे की वजह से ना। जी, हमें अकाउंट रिक्वायर्ड होमवर्क के लिए आप लोगों को मैं अकाउंट दूं? कौन सा अकाउंट?
काफी अच्छा मजाक करते हैं ऑनलाइन में। हमें अकाउंट रिक्वायर्ड है होमवर्क के लिए, आप अपना अकाउंट बना के होमवर्क करें। नहीं, मैं चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस नहीं दे सकती किसी को भी। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, 2 बच्चों को दिया हुआ है। ठीक है जी, ओके। फिर मैं पूछ रहा हूँ, हमें अकाउंट रिक्वायर्ड होगा कोर्स के साथ। नहीं, आप सेलर सेंट्रल का अकाउंट ना बनाएं। अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमने जितना काम करना है वो हमने दूसरे अमेज़न की जो बायर वाली वेबसाइट है उसके ऊपर करना है। जो है जहाँ पर अकाउंट की जरूरत होगी वहां पर मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर करके आप लोगों को समझा दिया करूंगी। ठीक है, अगर तो आप लोग अरेंज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी, मेरा अकाउंट जो है ऑलरेडी मैंने पाकिस्तानी कंपनी में रजिस्टर करवाया हुआ है। अब सपोज इसी अकाउंट पे एडवर्टाइज एलएल आप एक एलएलसी रजिस्टर करवाता हूं। हाँ जी, और उसको इसी अकाउंट के ऊपर मैं कर सकता हूँ।